ऋषिकेश के उस रूम में मैंने एक साय को देखा जो हमारे साथ पूरे वक्त उस रूम में था। दोस्तों, ये भूतिया किस्सा मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गया था। हम 4 दोस्त थे। मैं, अमीरुल, साहिब और देव। हमने एक दिन की ट्रिप प्लान की थी। मुझे बाय रोड से जाना पसंद है, तो इस बार भी हम बाय रोड से ही गए। रात के 12:30 बजे हम दिल्ली से निकले, क्योंकि हमें पता था कि रास्ता करीब 5 से 6 घंटे का है। सोचा कि सुबह 6-7 बजे तक आराम से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, फिर रूम लेकर सामान रख के पूरा दिन मिलेगा घूमने को। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। इस बार भी कुछ अलग ही हुआ। हम ऋषिकेश सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचे। रास्ते में कुछ ढाबों पर ज़्यादा टाइम बिता लिया और ऊपर से दोस्त की बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो थोड़ा और रुक गए। जिस हाईवे से हम जा रहे थे वो कुल 260 किलोमीटर का रास्ता था, जिसमें 122 किलोमीटर का सिर्फ जंगल वाला हाईवे था। हर 15 से 20 किलोमीटर बाद मुश्किल से ही कुछ मिलता था। बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें पता था कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला। ऋषिकेश पहुंचकर हमने एक दुकान के सामने अपनी बाइक लगाई और दुकान वाले से धर्मशाला या होटल के बारे में पूछा। उसने हमें रोड के दूसरी तरफ एक धर्मशाला बताया। मेरे 2 दोस्त गए देखने, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं था। फिर हमने देखा दुकान के पास एक इलेक्ट्रिक पोल पर पोस्टर लगा था, रूम्स अवेलेबल लिखा था और एक नंबर दिया हुआ था। साहिब ने कॉल किया। होटल वाले ने बताया कि सिर्फ एसी रूम ही खाली हैं। हमें एक बड़ा रूम चाहिए था जिसमें हम चारों रह सके, क्योंकि हमें रात में पार्टी करनी थी। उन्होंने एक एसी रूम दे दिया और कहा कि रूम 2000 का है, लेकिन हमें 1500 में दे देंगे। हमने ज़्यादा नहीं सोचा, पहले से ही थके हुए थे और उस होटल से गंगा रिवर का व्यू भी अच्छा था, तो हमने रूम ले लिया। लेकिन जब रिसेप्शन पर पेमेंट करने पहुंचे तो मैंने देखा कि उनके पीछे रूम्स की मेन्यू लिस्ट लगी थी। उसमें साफ साफ लिखा था नॉर्मल रूम 1400 का और एसी वाला रूम 2500 का। तो फिर उन्होंने इतने कम में क्यों दिया? दिमाग में ख्याल आया, लेकिन ज़्यादा थके होने की वजह से मैंने कुछ पूछा नहीं। सोचा शायद से उनका पुराना रेट लिस्ट होगा ये। रूम में सामान रखा, कपड़े बदले और हम नीलकंठ वाटरफॉल चले गए। जाते वक्त हमने देखा कि होटल में एक बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ था, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और निकल गए। वाटरफॉल से नहाकर खाना लेकर हम रूम पर वापस आ गए। सोचा कि अभी नहाए हैं तो रूम में भी शावर ले लेते हैं, फिर खाकर आराम करेंगे। लेकिन शरीर इतना टूट चुका था कि शावर लेने की हिम्मत नहीं हुई। हम खाना खाने बैठ गए और खाने के बाद से इस रूम में एक के बाद एक अजीब चीज़ें शुरू हो गई। खाने के बाद अमरुल सो गया। साहिब और देव अपने फ़ोन में गेम खेलने लग गए। मैंने सोचा कि इनसे पहले मैं शावर ले आता हूँ, फिर थोड़ा आराम कर लूँगा। मैं शावर लेने गया। उनका वॉशरूम बड़ा था, लंबाई में ज़्यादा। नहाते वक्त मुझे सबसे पहले ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वॉशरूम की दीवारों पर शाइनी टाइल्स लगी थी, जिनमें रिफ्लेक्शन साफ दिखता था। ना चाहके भी मैं बार बार टाइल्स में ही देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीजर के नीचे खड़ा हो। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मन का वहम होगा। मैं थका हुआ हूँ और दिन भर भूतों की कहानियाँ सुनता रहता हूँ। मेरा चैनल भी तो हॉरर से ही रिलेटेड है। शायद इसी वजह से दिमाग में ये सब बातें चल रही हो। मैंने शावर लिया और बाहर आ गया, किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे बाद फिर साहिब शावर लेने गया और उसके बाद अमीरुल। जब अमीरुल शावर लेने गया तब तक देव उठ चुका था। अमीरुल के आने के बाद साहिब ने और मैंने उससे कहा, चल ऊपर टेरेस पर चलते हैं, मौसम भी बाहर अच्छा है, कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेंगे। तब तक देव बोला, तुम लोग ऊपर जाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। हम बाहर निकले और लिफ्ट लेकर टेरेस पर चले गए। अब इस टाइम पर चीज़ें देव के साथ भी हुई और हमारे साथ भी। हम ऊपर टेरेस पर बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे
और बातें कर रहे थे। तभी हमें याद आया कि कैमरा तो नीचे रूम में रह गया। अब नीचे कौन जाएगा कैमरा लेने? हम एक दूसरे को बोलने लगे, तू जा, तू जा। आखिर में हमने स्टोन पेपर सीजर के डिसाइड किया। सुनने में बचकाना लगेगा, लेकिन हम ऐसे ही हैं। मैं हार गया और नीचे जाने लगा। मुझे पता था कि देव नहा रहा होगा, तो रूम खोलने में टाइम लगाएगा। मैं रूम के बाहर पहुंचा और जैसे ही डोरबेल बजाई, देव ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वो टॉवल पहने गीला खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, यार तुम लोग मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा, क्या हुआ बताएगा तो? वो बोला, नहाते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई वॉशरूम के दरवाजे पर बाहर से नॉक कर रहा हो। फिर ऐसा लगा कि किसी ने वॉशरूम का हैंडल घुमाया, जैसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे कहा, यार तूने तो रूम अंदर से लॉक किया था और चाबियां भी रूम के अंदर ही थी। हम में से कोई अंदर कैसे आ सकता है? ये मजाक कैसे करेंगे? वो ये सुनकर थोड़ा डर गया। फिर मैंने उसे अपना वाक्य भी बताया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था। मैंने कहा, तू ज़्यादा मत सोच, तैयार हो जा, मैं यहाँ दरवाजे पर ही हूँ। कैमरा ले लिया मैंने, मैं रूम के बाहर आ गया। खड़े खड़े मैंने सोचा कि चलो इस फ्लोर को देख आता हूँ। और सच में उस फ्लोर के सारे रूम खाली थे। पता नहीं क्यों, लेकिन सारे दरवाजे खुले हुए थे। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। तब तक देव भी तैयार होकर रूम के बाहर आ गया। हमने रूम लॉक किया और टेरेस पर चले गए। ऊपर हमने मस्त टाइम स्पेंड किया, फोटोज लिए, मस्ती की। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार बार टेरेस के गेट पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी आएगा। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि एक बंदा कम है। मैं अपनी साइड देख रहा था बार बार, तो बाकी तीनों अपनी बातों में मस्त थे, फोटोज क्लिक करवा रहे थे। 2-3 बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक बंदा तो कम है और वो अभी आएगा, और मेरी आंखें उसे ही ढूंढ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था, हम चारों ही ऊपर थे। मैंने ये बात अपने तक रखी और किसी से कुछ नहीं कहा। फोटोज लेने के बाद हम रात के खाने की बात करने लगे। उसी टाइम साहिब को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो बात हमें रात में पता चली। हम रात का खाना लेने के लिए बाहर निकल गए। सोचा इसी बहाने घूम भी लेंगे। रात के करीब 11 बजे हम खाना लेकर रूम पर वापस आ गए। नीचे देखा कि जो बाइकर्स का ग्रुप आया था वो अब वहाँ नहीं था। शायद वो लोग उसी टाइम ही आकर चले गए थे। हम ऊपर गए, हमारे बैग में कुछ बियर थे, तो हमने बियर निकाली और खाना खाने बैठ गए और म्यूजिक ऑन कर लिया। तभी साहिब ने एक बात छेड़ी। वो बोला, यार एक बात बोलूं? हमने कहा, हाँ बता। वो बोला, तुम्हें महसूस हुआ या नहीं, लेकिन जब हम टेरेस पर थे तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच एक बंदा कम है। बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि कौन कम है, जब हम चारों ही ऊपर थे। उस टाइम मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊंगा तो तुम मजाक समझोगे। फिर मैंने साहिब से कहा, यार ये सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी महसूस हुआ था कि एक बंदा कम है। फिर मैंने इन सबको नहाते वक्त का अपना वाकया और देव के साथ जो हुआ वो सब बताया। सब थोड़े शांत हो गए। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने जोर से कहा, यार अगर कोई इस रूम में है तो बता दे, हम अभी चले जाएंगे। जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे फ़ोन से जो स्पीकर कनेक्ट था जिसमें म्यूज़िक बज रहा था, उसका म्यूज़िक अचानक तेज़ हो गया। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा, यार शायद मेरे स्पीकर में ही कोई इशू होगा। हमने इस बात को इग्नोर करते हुए अपना एंजॉय करने लगे। खाना पीना ख़त्म करके जब उठे तो रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अब इन लोगों को कार्ड्स खेलने का मन करने लगा। मैंने कहा, यार सो जाते हैं, वैसे ही थके हुए हैं। लेकिन इन तीनों का मन था, तो ठीक है हम खेलने बैठ गए। इन्होंने शर्त रख दी कि जो हारेगा वो छत पर जाएगा और फोटो क्लिक करके भेजेगा। मैं जैसे तैसे बच गया और अमीरुल हार गया। उसे ऊपर जाना था, लेकिन वो मुझे भी साथ ले गया। हम रूम से निकले, पूरा फ्लोर खाली था। हम लिफ्ट से ऊपर गए। लिफ्ट से निकलकर 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद
टेरेस था। जैसे ही हम टेरेस पर पहुंचे, ऊपर का माहौल बहुत हैवी सा लगा। मैंने अमीर को कुछ नहीं कहा। उसने सेल्फी क्लिक की और भेज दी। फिर तुरंत बोला, भाई जल्दी चल नीचे। मैंने उसकी बात सुनी और हम फटाफट लिफ्ट में घुसे। उसने मुझसे कहा, भाई तुझे अजीब नहीं लगा ऊपर, जैसे कोई टेरेस के कोने में खड़ा हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब सा तो लगा था, लेकिन अब चलते हैं रूम में, सोना भी है, क्योंकि पिछली पूरी रात ट्रैवल करके आए थे, वैसे ही थके हुए हैं। रूम में घुसे तो देखा कि साहिब बेड के सामने एक गद्दे पर सो गया था और देव बेड पर लेफ्ट साइड में सो रहा था। हम दोनों भी सो गए। अमीरुल बीच में सोया और मैं राइट साइड में। उस टाइम करीब 1 बजने को था। जैसे तैसे मेरी आंख लगी ही थी कि एक अजीब सा सपना आया और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तीनों गहरी नींद में थे। मैंने फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश की। यहाँ मैं आपको रूम का स्ट्रक्चर थोड़ा बता देता हूँ। रूम में घुसते ही राइट हैंड पर वॉशरूम था। उसके बाद बैठने लेटने की जगह थी और बेड भी राइट साइड में ही था। अब जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे हल्की-हल्की किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई वॉशरूम में एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रहा हो। मैंने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी। मैंने खुद को समझाया और बहुत मुश्किल से आँख लगी ही थी कि फिर से चलने की आवाज़ आने लगी। अब ये आवाज़ साफ तौर पर रूम के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेट से सीधा अंदर आ रहा हो, फिर वापस गेट के पास चला जा रहा हो। बीच-बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा हो। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अमीर को जगाने की कोशिश की। अम्मी, ओए अम्मी, जल्दी उठ यार, सुन रहा है? वो नींद में बोला, हाँ, मैंने खा लिया, अब तू खा ले। लिटरली उसकी ऐसी बात मुझे और डरा रही थी। मैंने फिर देव को जगाने की कोशिश की, जो मेरे दूसरी साइड सो रहा था। भाई, ओए सुनना, सुनना भाई। लेकिन वो तो जिंदा लाश की तरह सो रहा था। अब मुझे साफ आवाज़ आ रही थी कि कोई चल रहा है। मैंने फ़ोन देखा, उस टाइम 2 बजने में करीबन 4 या 5 मिनट बच रहे थे। मैंने कंबल ओढ़ लिया और अमीरुल को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब वो इतने तेज़ खर्राटे ले रहा था कि जैसे-तैसे नींद लगी ही थी कि अचानक किसी के भागने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई गेट से भागता हुआ अंदर आया और बेड के राइट साइड, जहाँ थोड़ा स्पेस था, वहाँ तक आ गया। मैं ज़ोर से चिल्लाकर उठा और इस बार अमीरुल को भी जगा दिया। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने उससे कहा, भाई मैं नहीं सो रहा और तू भी मत सो, वैसे ही 3 बजने को है। अमीरुल गहरी नींद में था। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और बोला, भाई सो जा यार और सोने दे। ये बोलकर वो फिर सो गया। मैंने पहले रूम की लाइट ऑन की और बेड के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि इससे पहले दिन भी बाइक राइड करके आए थे, तो सो नहीं पाया था पूरी रात और कल दोपहर को दिल्ली निकलना है। फिर से वही 6 से 7 घंटे का रास्ता, कैसे आराम करूँगा? यही सब सोचते-सोचते रोना भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद सुबह 4 बजे के आसपास मेरी आँख लग गई। सुबह उठकर मैंने दोस्तों को सारी बात बताई। पहले तो उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने मेरी लाल आंखें देखी, जो नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसी हो गई थी, तब अमीरुल ने भी कहा, हाँ, संदीप रात में बार-बार बुला रहा था। तब ये लोग माने। इसके बाद हमने फटाफट अपना सामान पैक किया और इस होटल से निकल गए। इस होटल का मैं आपको प्रॉपर एड्रेस तो बता नहीं सकता, लेकिन ऋषिकेश में एंटर करते ही आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा। उसके बगल में ही ये होटल है और इस होटल के सामने ही रॉयल एनफ़ील्ड का सर्विस सेंटर है। तो कभी भी जाए तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ का। कुल मिलाकर ऋषिकेश के इस होटल का अनुभव बहुत डरावना और खतरनाक रहा। ऊपर से मेरी राशि बहुत वीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे जल्दी फ़ील या फिर पता चल जाता है। आखिर में मैं यही कहूँगा, अगली बार जब भी आप किसी होटल में जाएँ, तो थोड़ा देख परख कर ही रूम बुक करें और अगर ऐसी चीज़ें महसूस हो, तो फटाफट वहाँ से निकल जाएँ। जैसे हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, वैसा गलती से भी मत करना।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ऐसे ही भूतिया किस्से सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।